अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो लास्ट टाइम हमने जो है वो इंट्रोडक्शन का चैप्टर किया था और आज हम करेंगे चैप्टर 7 कोलिनो रिसेप्टर्स एक्टिवेटिंग एंड कोलिनेस्टरेज इनहिबिटिंग ड्रग्स। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। इसके अंदर हम देखेंगे कि कोलिनेस्टरेज इंजाइम जो है उसको इनहिबिट करने वाले ड्रग्स और कोलिनो रिसेप्टर्स यानी कि मस्करीनिक रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करने वाले ड्रग्स। ऑब्वियसली फार्माकोलॉजी में पढ़ रहे हैं, पहले तो हमने सारे CNS का इंट्रोडक्शन वगैरह देख लिया। अब हमें पता है कि हमने जो ड्रग्स देखने हैं वो किस चीज़ के लिए देखने हैं, वो रिसेप्टर्स के लिए देखने हैं ना। जो हमने रिसेप्टर्स पढ़े हैं ये ड्रग्स जो हैं वो किस चीज़ को मॉडिफाई कर रहे हैं, अब हमने ये देखना है। तो इस चैप्टर में हम जो ड्रग्स पढ़ेंगे वो दो चीज़ों पर एक्ट कर रहे हैं। एक तो हमारे पास मस्करीनिक रिसेप्टर्स पर एंड सेकेंड हमारे पास एक एंजाइम है कोलिनेस्टरेज उस पर। ठीक है, अच्छा जी, अब हम स्टार्ट करते हैं कि ड्रग्स विद एसिटाइल कोलिन लाइक इफेक्ट्स कोलिनोमाइमेटिक्स कंसिस्ट ऑफ टू मेजर सब ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर मोड ऑफ एक्शन। अब कोलिनोमाइमेटिक्स वो ड्रग्स हैं जो बिल्कुल एसिटाइल कोलिन जैसा एक्शन परफॉर्म करते हैं। एसिटाइल कोलिन का एक्शन क्या था, सबसे पहले तो ये बात हमने पढ़ा था कि एसिटाइल कोलिन जो है वो पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन के अंदर भी होती है। ठीक है, और हमने उसको जो पढ़ा था गैंग्लियंस के अंदर भी होती है, स्वेट ग्लैंड के अंदर भी हमने पढ़ा था। ये जो डायग्राम थी, ठीक है, तो हर वो ड्रग जो एसिटाइल कोलिन के जैसा इफेक्ट देगा वो यहाँ पर भी एक्ट करेगा, वो यहाँ के गैंग्लियंस पर भी एक्ट करेगा, सोमेटिक के अंदर, स्वेट ग्लैंड के अंदर, ठीक है, पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन के अंदर। बट मेनली हम फोकस करते हैं पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन के अंदर कि एसिटाइल कोलिन जो पैरासिम्पैथेटिक पर कैसे एक्ट करते हैं। लेकिन जब आप कोई ड्रग देते हैं ना उसको पता नहीं चलता कि मैंने कहाँ जाके एक्ट करना है। कुछ ड्रग स्पेसिफिक होते हैं रिसेप्टर्स के लिए, लेकिन मोस्टली जो एसिटाइल कोलिन माइमेटिक ड्रग्स होते हैं, कोलिनोमाइमेटिक ड्रग्स होते हैं, ये नॉन स्पेसिफिक होते हैं, ये हर जगह एक्ट करते हैं। ठीक है, अब वापस हम देख लेते हैं कि हमारे पास जो कोलिनोमाइमेटिक ड्रग्स या कोलिनर्जिक ड्रग्स हैं इनकी क्या क्लासिफिकेशन है। उसने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया, डायरेक्ट एक्टिंग और इनडायरेक्ट एक्टिंग। इसकी मेजर क्लासिफिकेशन जो है उसको हम दो तरह से क्लासीफाई करते हैं, वो भी मैं आपको पढ़ाती हूँ, लेकिन फिलहाल हम जो जनरल ओवरव्यू वाली क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। डायरेक्ट एक्टिंग में हमारे पास दो तरह के होते हैं, मस्करीनिक भी और निकोटीनिक भी। जो मस्करीनिक है ना वो यानी कि वो मस्करीनिक रिसेप्टर के ऊपर एक्ट करते हैं डायरेक्टली, कोई ऐसा सच बात ही नहीं। डायरेक्ट एक्टिंग मस्करीनिक रिसेप्टर देखा ड्रग एक्ट कर गई, निकोटीनिक रिसेप्टर देखा जो ड्रग है वो एक्ट कर गई। ठीक है, मस्करीनिक में हमारे पास दो तरह के ड्रग्स हैं। ये ड्रग्स की क्लासिफिकेशन है, रिसेप्टर्स की नहीं। ड्रग्स जो हैं वो कोलिन एस्टर्स हैं यानी बिल्कुल एसिटाइल कोलिन के जैसे, या फिर अल्कालॉइड्स हैं। अल्कालॉइड्स होते हैं कोई नेचुरली एक्टिंग जो ड्रग्स होते हैं। ठीक है, या तो वो अल्कालॉइड्स हैं जिसमें उसने फॉर एग्जांपल पाइलोकार्पिन लिखी हुई है, या फिर वो बिल्कुल एसिटाइल कोलिन के जैसी उनकी जो है वो स्ट्रक्चर है, बायोकेमिकल नेचर है, वो एसिटाइल कोलिन के जैसी है। नेक्स्ट हमारे पास होते हैं इनडायरेक्ट एक्टिंग। अब इनडायरेक्ट एक्टिंग कौन से ड्रग्स होते हैं? इनडायरेक्ट एक्टिंग वो ड्रग्स होते हैं जो एसिटाइल कोलिन को इनहिबिट करने वाले एंजाइम के ऊपर एक्ट करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमने देखा था कि एसिटाइल कोलिन को तोड़ने वाला एक एंजाइम है एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज। ठीक है, अब अगर हम एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज को ही इनहिबिट करते हैं तो एसिटाइल कोलिन की अमाउंट बढ़ जाएगी ना, वो टूटेगा ही नहीं। इसका मतलब वो ज़्यादा देर के लिए रिसेप्टर पर एक्ट करेगा। तो हर वो ड्रग जो एक्चुअल में एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज को इनहिबिट कर देता है वो एसिटाइल कोलिन की वैल्यू को बढ़ा देता है। ठीक है, उसकी अमाउंट को बढ़ा देता है। तो हर वो ड्रग जो एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज को इनहिबिट करता है उसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट एक्टिंग, क्योंकि वो डायरेक्टली तो रिसेप्टर पर एक्ट नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी वो एसिटाइल कोलिन के जैसा इफेक्ट तो दे रहा है बाय इंक्रीजिंग एसिटाइल कोलिन। तो जो भी ड्रग जो होगा वो एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज को इनहिबिट करेगा, वो एसिटाइल कोलिन को बढ़ा देगा। ठीक है, तो इनडायरेक्ट एक्टिंग में हमारे पास आ जाते हैं फिर ऑर्गेनोफॉस्फेट्स। ये क्या होते हैं, इनकी क्या क्लासिफिकेशन है, ऑर्गेनोफॉस्फेट्स, ये सब कुछ आगे आ जाएगा। फिलहाल के लिए आप सिर्फ इनके नाम याद कर लें। वेरी लॉन्ग एक्टिंग होते हैं और इनकी एक जो प्रोटोटाइप है वो है पैराथियम। फिर आते हैं कार्बामेट्स जो कि इंटरमीडिएट एक्टिंग होते हैं, उसमें आते हैं नियोस्टिग्माइड्स, और एक होते हैं एड्रोफोनियम जिनको हम कहते हैं शॉर्ट एक्टिंग। अब इनके ना एक वर्ड होता है प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप यानी कि इसके जैसे ड्रग्स होंगे, बाकी मेन ड्रग ये होगा। जैसे कि मस्करीनिक में जो डायरेक्ट एक्टिंग मस्करीनिक है उसमें एसिटाइल कोलिन प्रोटोटाइप है, यानी इसके जैसे ड्रग्स होंगे बाकी। ठीक है, देन हमारे पास जैसे कार्बामेट्स में नियोस्टिग्माइन प्रोटोटाइप है, यानी बाकी इसके जैसे ड्रग्स होंगे। ठीक है, अब देखें, अब हम आ जाते हैं इसकी क्लासिफिकेशन पर। अब हमारे पास आ जाती है पैरासिम्पैथोमाइमेटिक्स की क्लासिफिकेशन। तो पैरासिम्पैथोमाइमेटिक्स में हमारे पास डायरेक्ट एक्टिंग आ जाते हैं और इनडायरेक्ट एक्टिंग आ जाते हैं।
जो डायरेक्ट एक्टिंग है ना, उसमें हमारे पास दोनों आ जाते हैं, एसिटाइल कोलिन और कार्बाकोल। यानी दोनों कौन से, जो मस्करीनिक रिसेप्टर के ऊपर भी एक्ट करते हैं और निकोटीनिक रिसेप्टर के ऊपर भी एक्ट करते हैं। अब देखिए, एसिटाइल कोलिन तो एक मेजर सा है ना, वो तो मस्करीनिक के ऊपर भी है, एसिटाइल कोलिन के ऊपर भी है, और कार्बाकोल की केमिस्ट्री बिल्कुल एसिटाइल कोलिन के जैसी है, इसीलिए ये भी मस्करीनिक के ऊपर भी एक्ट करता है और निकोटीनिक के ऊपर भी एक्ट करता है। फिर हमारे पास आ जाते हैं वो ड्रग्स जो सिर्फ मस्करीनिक रिसेप्टर के ऊपर एक्ट करते हैं, यानी वो निकोटीनिक के ऊपर एक्ट नहीं करते। उसमें हमारे पास आ जाते हैं कोलिन एस्टर्स, जिसमें मेथानिकोल, बेथानिकोल, और अल्केलॉइड्स में हमारे पास दो तरह के होते हैं, क्वाटर्नरी और टर्शरी। क्वाटर्नरी जो होते हैं ना, वो हमारे पास आयोनाइज्ड होते हैं, और जो टर्शरी होते हैं वो नॉन आयोनाइज्ड होते हैं। नॉन आयोनाइज्ड का क्या मतलब है, यानी कि वो जीआईटी को, ब्लड ब्रेन बैरियर को, प्यूपिल को ईजिली क्रॉस कर सकते हैं, जबकि जो हमारे पास क्वाटर्नरी है, जो आयनाइज्ड है, वो इन सब चीज़ों को क्रॉस नहीं कर सकते। तो क्वाटर्नरी में हमारे पास आ जाते हैं मस्केराइन, टर्शरी में हमारे पास है पाइलोकार्पिन और लोबिलाइन। देन आ जाते हैं निकोटीनिक रिसेप्टर के ऊपर एक्ट करने वाले ड्रग्स, उसमें हमारे पास एस्टर्स में आ जाते हैं सक्सिनाइल कोलिन, और एल्केलॉइड में निकोटीन और वार्नेसलिन। देन इनडायरेक्ट एक्टिंग, वही जो एसिटाइलकोलिन एस्टरेज एंजाइम को इनहिबिट करके एसिटाइलकोलिन की अमाउंट को बढ़ा देते हैं। उसमें हमारे पास रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल वो, यानी कि वो एंजाइम के ऊपर एक्ट करते हैं, लेकिन वो रिवर्सिबल होते हैं, यानी कि वो एंजाइम को जो है वो बिल्कुल ख़त्म नहीं कर देते। अगर उससे रिमूव होते हैं तो एंजाइम वापस काम करना शुरू कर देता है। उसमें शॉर्ट एक्टिंग आ जाते हैं एड्रोफोनियम, और इंटरमीडिएट एक्टिंग में हमारे पास नियोस्टिकमाइन, फाइसोस्टिकमाइन, पायरिडोस्टिकमाइन। ठीक है। फिर हमारे पास आ जाते हैं इरिवर्सिबल में लॉन्ग एक्टिंग एंड नर्व गैस पॉइजन। लॉन्ग एक्टिंग में आ जाते हैं पैराथियोन, मैलाथियोन, और नर्व गैस में सैरिन और टैबोन। ठीक है। अब इरिवर्सिबल वही होते हैं जो हमारे पास एंजाइम के ऊपर लग जाते हैं तो फिर उससे रिमूव नहीं होते। ठीक है, यानी इनको जो है वो ट्रीट करना ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि इरिवर्सिबल हैं, ये रिमूव ही नहीं होंगे, और रिवर्सिबल वाले ऑब्वियसली कॉम्पिटिटिव में होते हैं, तो इनको जो है वो ट्रीट करना आसान है। इसलिए वो कह रहे हैं कि जो हमारे पास एगोनिस्ट है ना, ये नॉन सेलेक्टिव, जबकि इसके जो इनके एंटेगोनिस्ट हैं वो हमारे पास समहाउ इनसे ज़्यादा स्पेसिफिक है। जब हम एंटेगोनिस्ट पढ़ेंगे तो देखेंगे वो कैसे स्पेसिफिक है, कैसे सिर्फ वन करेक्ट करेंगे, सिर्फ निकोटीन को करेक्ट करें, निकोटीन और मस्किन के अंदर जो स्पेसिफिसिटी है, लेकिन यहाँ पे आप जो भी एगोनिस्ट में जो भी रखेंगे वो स्पेसिफिक नहीं है इतने ज़्यादा। ठीक है। अब हम आ जाते हैं हाई टर्म्स में। हाई टर्म्स में हमारे पास जो मेन एक्टिव वाली बात है उसमें हमारे पास कोलिनर्जिक क्राइसिस। ठीक है, कोलिनर्जिक क्राइसिस क्या होता है? कहते हैं कि जब हम बहुत ज़्यादा एक्सेस स्टिमुलेशन कर देते हैं कोलिन रिसेप्टर्स की, तो क्लिनिकल इशू एक्सेसिव एक्टिवेशन कोलिन रिसेप्टर, कोलिन रिसेप्टर कहाँ-कहाँ पे एक्सपर्ट हैं, स्केलेटल मसल्स के ऊपर है, गैंग्लियॉन्स के ऊपर है, पैरासिम्पैथेटिक इफेक्ट्स के ऊपर है। ठीक है, तो वो सारे इफेक्ट जो हैं वो बढ़ जाते हैं। एक्सेसिव स्टिमुलेशन यही होता है कि पैरासिम्पैथेटिक इफेक्ट दिखाई देगा, स्केलेटल मसल के इफेक्ट वो भी बढ़ेगा। ठीक है, सर्कुलेटरी के इफेक्ट भी बढ़ेगा, ओवरऑल जनरलाइज्ड स्टिमुलेशन भी हो जाएगी। ठीक है, तो कहते हैं कि एक्सेसिव एक्टिवेशन हो जाती है, इसके स्केलेटल मसल की वीकनेस हो जाती है, और उसके अलावा पैरासिम्पैथेटिक इफेक्ट भी बढ़ जाते हैं। ठीक है, और ये होता है कि जब हम कोलिनर्जिक एंजाइम को इनहिबिट करते हैं। ठीक है, मेनली कोलिनर्जिक क्राइसिस तब होते हैं जब हम जो है कोलिनर्जिक एंजाइम को इनहिबिट करते हैं। ठीक है, अब स्केलेटल मसल की वीकनेस क्यों होती है? अब देखिए, आपने देखा था कि सोमैटिक मसल्स के ऊपर सॉरी बस ये था कि आप स्केलेटल मसल की वीकनेस क्यों होती है? स्केलेटल मसल के ऊपर हमने देखा था कि हमारे पास एसिटाइल कोलिन करता है। एसिटाइल कोलिन स्केलेटल मसल की क्या करवाता है? डीपोलराइजेशन। अगर किसी चीज़ की एक्सेसिव डीपोलराइजेशन करवाई जाए और उसको वापस डीपोलराइजेशन की तरफ ना लाया जाए, ठीक है, मीन एक्सेसिव डीपोलराइजेशन, मसल एक स्पेसिफिक टाइम तक ही डीपोलराइज रहता है, उसके बाद उसको वापस डीपोलराइज होने के लिए डीपोलराइजेशन फेज से गुजरना पड़ता है, और उस टाइम के लिए मसल जो है वो काम करना बंद करता है। यानी ऑब्वियसली इतनी डीपोलराइज दोबारा डीपोलराइज डीपोलराइज होना पड़ेगा। ठीक है, इस पूरे साइकिल के रिपीटिशन के दौरान अगर ये नहीं हो रही है, मसल जब से डीपोलराइज स्टेट में है, वो रिपोलराइज हुआ ही तो काम नहीं करेगा, जिसको हम कह देते हैं कि ये मसल वीकनेस हो गई है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एंडोथेलियम ड्राइव रिलैक्सिंग फैक्टर। एंडोथेलियम ड्राइव यानी जो एंडोथेलियम से निकलता है वो हमारे पास नाइट्रिक ऑक्साइड। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द सब्सटेंस लार्जली नाइट्रिक ऑक्साइड दैट रिलीज फ्रॉम द वेस्कुलर एंडोथेलियल सेल्स। तो ये बात मस्तीनिया है। अब मस्तीनिया वेव से होता है कि मस्तीनिया में हमारे पास एंटीबॉडीज बनती है, ऑटो एंटीबॉडीज, इसके खिलाफ एसिटाइल कोलिन के खिलाफ। ऑटो एंटीबॉडीज एसिटाइल कोलिन को खत्म कर देती है, यानी बहुत हद तक एसिटाइल कोलिन काम करती है। आपको एसिटाइल कोलिन को बढ़ाने के लिए एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज एंजाइम चाहिए होता है। ठीक है, अब एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज एंजाइम का इनहिबिटर चाहिए ताकि एसिटाइल कोलिन जो है वो वापस से बढ़ जाए। तो हर वो ड्रग एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज इनहिबिटर है वो मस्तीनिया ड्रग्स के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होता है। ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा ऑटो एंटीबॉडीज बन जाती हैं और एसिटाइल कोलिन को बहुत ज़्यादा काम करना शुरू कर देती हैं, तो हमारे पास जो है ये साइन डिफेक्ट होता है, जिसको कहते हैं मसल वीकनेस। ठीक है, ये मसल काम नहीं कर सकता, डिक्लाइज नहीं होगा, एसिटाइल कोलिन नहीं है। दूसरी तरफ हमारे पास एक तो हमने पढ़ लिया मस्तीनिया का क्राइसिस, दूसरी तरफ हमारे पास क्राइसिस होते हैं कोलिनर्जिक क्राइसिस। ठीक है, तो क्राइसिस पढ़ना हम देखा ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, बहुत पूछते हैं मस्तीनिया क्राइसिस कौन सा है, जिसमें एंटीबॉडीज की वजह से एसिटाइल कोलिन कम हो गया। कोलिनर्जिक क्राइसिस जिसमें एसिटाइल कोलिन के बढ़ने की वजह से इफेक्ट्स हैं। ठीक है, इसके इफेक्ट में मसल वीकनेस था, मैंने आपको एक्सप्लेन किया। ठीक है, इसके इफेक्ट में मसल वीकनेस है। ठीक है, इसके इफेक्ट मसल वीकनेस एसिटाइल कोलिन के कम होने की वजह से, इसके मसल वीकनेस एसिटाइल कोलिन के ज्यादा होने की वजह से। अब एक पेशेंट आपके पास है, वो जो मसल वीकनेस डिटेक्ट कर रहा है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि उसको मस्तीनिया क्राइसिस है या कोलिनर्जिक क्राइसिस है? तो जो मस्तीनिया क्राइसिस है उसके अंदर एसिटाइल कोलिन बढ़ता है, उसके अंदर पैरासिम्पैथेटिक सिम्पटम्स भी होते हैं, वो सिम्पटम्स जो हम याद करते हैं एक निमोनिक से, जिसको कहते हैं। ठीक है, इसमें हम देखते हैं डायरिया, यूरिनेशन, मायोसिस, ब्रेडिकार्डिया, ब्रोंकोस्पैज, लैक्रिमेशन, सैलिवेशन और स्वेटिंग। ठीक है, अब जिस पेशेंट के अंदर कोलिनर्जिक क्राइसिस है वो ये सारे साइंस डिटेक्ट करेगा मसल वीकनेस के साथ, सिर्फ मसल वीकनेस नहीं, लेकिन फिर भी सिर्फ मसल वीकनेस और डिफरेंशिएशन के लिए हम टेस्ट करते हैं, जिसको कहते हैं एनसिलॉन टेस्ट। ठीक है, इसके अंदर हम देखते हैं, इसके अंदर हम जो पेशेंट को एड्रोफोनियम देते हैं। हमने पढ़ा था कि एड्रोफोनियम शॉर्ट एक्टिंग है। ठीक है, थोड़ी देर के लिए एक्टिव है, उसके बाद वो वैसे खत्म हो जाता है बॉडी से। शॉर्ट एक्टिंग ड्रग देते हैं, अब एड्रोफोनियम क्या है? ये इनडायरेक्ट एक्टिंग ड्रग है ना। अगर
एट्रोफोलिन के देने से पेशेंट के सिम्टम्स जो है वो वर्स हो जाए, ठीक है। यानी एट्रोफोलिन एक्चुअली क्या करवा रहा है, एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेस एंजाइम को इनहिबिट करवाकर एसिटाइलकोलिन को बढ़वा रहा है ना। अगर तो उस पेशेंट के सिम्टम्स वर्स हो गए, खराब हो गए और सिम्टम्स और मसले हो गए, ठीक है, इसका मतलब कि कोलिन कैसे करता है। अगर उसके सिम्टम्स जो रिलीफ हो गए, वो ठीक हो गया थोड़ी देर में, तो उसको भी सीनियर क्राइसिस है, ठीक है। ये टेस्ट बॉडी बॉडी बायोप्सी टेस्ट टेस्ट किया है, क्यों करवाया जाता है, इसके लिए कौन सा टेस्ट करवाया जाता है, देन शुड बी दिस। तो ये जो हमारे टेबल को कहते हैं संपूर्ण इंटरसेक्शन इंफेक्शन ये फार्माकोकाइनेटिक्स में, ठीक है। अब देखिए, अब डायरेक्ट में हमने पढ़ लिया था कि हमारे पास बोलते हैं एसिटाइलकोलिन और कार्बाकोल जो है दोनों को प्रोटेक्ट करते हैं। तो पहले ये देखते हैं एसिटाइलकोलिन रैपिडली हाइड्रोलाइज्ड है, यानी जैसे ही एसिटाइलकोलिन ऐसा ड्रग देते हैं ना, आईवी देते हैं, तो हमारे पास रैपिडली हाइड्रोलाइज हो जाता है, क्योंकि बॉडी में कोलिन एंजाइम है, ठीक है। और उसका ड्यूरेशन पेशेंट 5 to 30 सेकंड ही रहता है सिर्फ, जिसकी वजह से एसिटाइलकोलिन एज अ आईवी ड्रग बिल्कुल भी सही नहीं, क्योंकि देने का कोई फायदा नहीं हो रहा है, फांसी की इसलिए एसिटाइलकोलिन एज अ ड्रग हम देते नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास बोथेनिकोल जो है हमारे पास मस्कुलिनिक को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। और ये एसिटाइलकोलिन से रेजिस्टेंट होता है, क्यों रेजिस्टेंट होता है, इसके पास अपने ग्रुप होते हैं मिथाइल ग्रुप, इसी मिथाइल ग्रुप की वजह से स्पेसिफिक होता है, इसी वजह से एसिटाइलकोलिन से रेजिस्टेंट भी होता है, जिसकी वजह से इसको हम ड्रग कह सकते हैं। इसकी ड्यूरेशन इन्फेक्शन ज्यादा है, ठीक है, लेकिन इसकी लिपोसोल्युबिलिटी पर और इसकी लिपोसोल्युबिलिटी पर, ठीक है। देन हमारे पास कार्बाकोल, कार्बाकोल बिल्कुल बोथेनिकोल जैसा, यानी रेजिस्टेंट कोलिन एस्ट्रेस है और रिएक्टिव है, ड्यूरेशन उसका ज्यादा है, ठीक है, कोई लिपोसोल्युबिलिटी। लेकिन एक चीज में डिफरेंस क्या है कि रिसेप्टर जो है वो दोनों के ऊपर एक्ट करता है, मस्कुलिनिक के ऊपर भी और निकोटिन रिसेप्टर के ऊपर भी। देन हमारे पास पाइलोकार्पिन, पाइलोकार्पिन की मेन बात ये है कि गुड लिपोसोल्युबिलिटी इसके पास, ठीक है। निकोटिन के पास हाई लिपोसोल्युबिलिटी है, निकोटिन के पास हाई लिपोसोल्युबिलिटी होने मतलब है कि गैंग्लियन को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। किसी चीज के ऊपर गैंग्लियन को प्रोटेक्ट करने होना जरूरी है, तभी तो ब्लड वैल्यू को वो जेडी क्रॉस कर सकेगा, ठीक है। इसीलिए निकोटिनाइड्स, ठीक है, ये हमारे पास निकोटिनाइड मतलब समझते हैं साइट्स होते हैं लार्जली निकोटिन रिएक्शन, और इसको वीक रिलीज के लिए इस्तेमाल करते हैं, खत्म करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इंसेक्टिसाइड्स ना, इसकी रेगुलेशन होती है लिक्विड ट्रांसफर निकोटिन इफेक्ट ऑन न्यूरॉन्स मच मोर पोटेंट इन इंसेक्ट्स देन इनवर्टिब्रेट, ठीक है। उसके बाद हमारे पास वाइनस्टीन पार्शियल एगोनिस्ट, ठीक है, कंप्लीट एगोनिस्ट नहीं। अब हमारे पास पार्शियल एगोनिस्ट क्या होता है, एक होता है एगोनिस्ट, एक पार्शियल एगोनिस्ट होता है। एंड रिसेप्टर हाई रिसेप्टबिलिटी होती है, जो ड्यूरेशन इसकी 24 आवर होती है। अब देखिए ड्रग्स में आपको ड्यूरेशन याद नहीं रहेगी, इतने ड्रग्स का याद करेंगे, आपको याद नहीं रहेगा उसकी ड्यूरेशन क्या है। हमने उसको आईवी लिया था, आईएम लिया था, ओरल लिया था, तो बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग्स सिर्फ उनकी आईवी आईएम और ओरल याद करें, और इन्हीं की आप याद करें। हमारे पास ड्यूरेशन ऐसा स्पेसिफिक याद करने की जरूरत नहीं है, याद करें कि लॉन्ग एक्टिंग है शॉर्ट एक्टिंग, दैट्स इट, ठीक है। बहुत प्रॉपर ड्यूरेशन कभी याद नहीं है, कोई सीन पूछता है कितने मिनट कितने सेकंड, ये सब कुछ नहीं, लॉन्ग एक्टिंग है शॉर्ट एक्टिंग, तो हमें ड्रग्स के साथ याद करना है। इसके अलावा आप ये पूछ रहे थे कि लिवर सोल्यूबल है, इसलिए लिवर सोल्यूबल आपने याद करनी है, ठीक है। देन हमारे पास इंडायरेक्ट एक्टिंग में आ जाते हैं एट्रोफोनिन, न्यूरोसिग्माइन, फाइसोसिग्माइन, बाइलोसिग्माइन, एक्टिवेट पैराथियोनोसाइड, ठीक है। आगे जरा एक्सप्लेनेशन आ जाएगी। इनमें जो मेन बात है कि लिवर सोल्यूबल वो फाइसोसिग्माइन की है, ठीक है। क्यों फाइसोसिग्माइन लिवर सोल्यूबल, क्योंकि टर्शियरी अमाइन, ठीक है। देन हमारे पास टर्शियरी अमाइन क्या होते हैं, टर्शियरी अमाइन हमने कहा था कि हमारे पास ये जो है आयोनाइज नहीं होते, नॉन आयोनाइज होते हैं। तो नॉन आयोनाइज को लिवर सोल्यूबल रखता है, नियोसिग्माइन को लिवर सोल्यूबल क्वाटरनरी अमाइन है और वो हमारे पास आयोनाइज्ड है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास फाइलोसिग्माइन, एक्टिवेट पैराथियोनोसाइड, ये सारे जो है इनकी सोल्यूबिलिटी ज्यादा है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास कोलिन रिसेप्टर टाइप और पोस्ट रिसेप्टर मैकेनिज्म। अब ये हमारे पास पिछले वीडियो में जो हमारे पास इंट्रोडक्शन वाली चैप्टर थी, देखिए रिसेप्टर के अंदर M1 M2 M3 M4 M5, ठीक है, और निकोटिन रिसेप्टर के अंदर। अब M1 हमने याद किया था कि इसमें हमने GQ GQ, ठीक है। निकोटिन मस्कुलर जो हमारे पास NMC होते हैं और NMD होते हैं, NM मतलब न्यूरो मस्कुलर एंटीट्यूड कौन से लगते हैं और NM यानी कि गैंग्लियन के ऊपर लगते हैं और रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है। अब देखिए जी प्रोटीन कपल नहीं होते, निकोटिन होते हैं, इनके सोडियम पोटेशियम आयन होते हैं, ठीक है। सोडियम पोटेशियम निकोटिन एक ग्राम होते हैं। अब हमारे पास ये है कि GQ का मैकेनिज्म क्या है और GI का मैकेनिज्म, GQ में वो IPK और डायपेटिक एसिड इस्तेमाल करता है और GI हमारे पास साइक्लिक एमपी को कम करवा देता है। अब हमारे पास नेक्स्ट है मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास GQ रिसेप्टर्स किस तरह से काम करते हैं। देखिए हमने ये कहा कि हमारे पास जो है ना कौन कौन एक्ट करता है, M1 करते हैं, ठीक है, और हमारे पास M3 है और M4 है, 3B और 4B। ये हमारे पास सारे के सारे क्या हैं, GQ कपल्ड है। तो हमें पता होना चाहिए GQ कैसे काम करता है। तो ये देखिए 7 मेम्ब्रेन जो है हमारे पास रिसेप्टर है, G प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। तो देखिए ये GDP से कनेक्टेड होता है, तो ये जो GDP जो है वो GDP में कन्वर्ट होता है। ये सारा मैकेनिज्म तो आपको पता है। मेन मैकेनिज्म हम यहाँ से शुरू करते हैं कि ये हमारे पास है फॉस्फोलाइपेज सी। फॉस्फोलाइपेज सी हमारे पास असल में क्या करते हैं कि ये जो PIP2 है इसको ब्रेक डाउन करा देता है डैग में, डायसल्फोग्लिसरॉल में और IP3 में, इनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट में, ठीक है। अब ये जो IP3 है ना, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के रिसेप्टर के ऊपर जाती है, ठीक है, और जाकर वहाँ के IP3 रिसेप्टर के ऊपर जाकर लग जाती है। IP3 रिसेप्टर से क्या होता है कि ये जो कैल्शियम यहाँ भरे पड़े हैं ना, ये कैल्शियम सारे बाहर आते हैं, कैल्शियम स्टोर से बाहर आते हैं ना, तो कैल्शियम का मॉड्यूलिन प्रोटीन के साथ मिलकर जो है वो हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन करा देते हैं। असल में इनका काम क्या कर रहा है, कॉन्ट्रैक्शन करा, ये हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन करा देते हैं, ठीक है। लेकिन हमारे पास ये जो डैग बना था ना, ये प्रोटीन काइनेज सी को जो है वो हमारे पास एक्टिवेट कर देता है। प्रोटीन काइनेज सी हमारे पास फॉस्फोरिलेशन करवा देता है बाकी सबस्ट्रेट की। ये एक बिल्कुल ही डिफरेंट मैकेनिज्म है, लेकिन यहाँ पर ये जो कैल्शियम की वजह से हमारे पास जो है वो कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाती है, यानी एक्चुअल में GQ हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन करवा रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हमने देखना है कि हमारे पास जो GI कपल्ड है वो किस तरह से काम करता है। तो ये हमारे पास है हमारा मेनली GI कपल्ड। अब GI कपल्ड कैसे काम करता है कि G प्रोटीन जो है ना वो एडिनाइल साइक्लेज को काम करवा, एक्चुअल में ये हमारे पास है एक इनहिबिटरी वन, ठीक है, हमें पता है कि इनहिबिटरी है। तो नॉर्मली जो GS होता है, G स्टिमुलेटरी, वो एडिनाइल साइक्लेज को बढ़वाती है, यानी यहीं पर G प्रोटीन कपल के साथ एक और एंजाइम होता है जिसको हम कहते हैं एडिनाइल साइक्लेज। ये हमारे पास जाकर क्या करता है कि इस एडिनाइल साइक्लेज को एक्टिवेट करवाता है, और एडिनाइल साइक्लेज हमारे पास एक्चुअल में क्या करवा देता है कि वो हमारे पास ATP से साइक्लिक AMP का बनवा देता है, ठीक है। अब अगर ATP से साइक्लिक AMP बन जाता है ना, तो हम कहते हैं कि G स्टिमुलेटर ने साइक्लिक AMP की वैल्यू को बढ़वा दिया, ठीक है। लेकिन जब हम G इनहिबिटरी देते हैं तो वो इस सारे मैकेनिज्म को इनहिबिट कर देता है,
ठीक है, वो क्या करता है कि ये वाला मैकेनिज़्म फिर काम ही नहीं करता, यानी एडिनाइल साइक्लेज से ये जो हमारे पास एटीपी से साइक्लिक एएमपी था ये बनता ही नहीं है। तो हम कहते हैं साइक्लिक एएमपी की वैल्यू कम हो गई, यानी जी इनहिबिटर में साइक्लिक एएमपी कम हो गया। ठीक है, अब हमारे पास आगे आ जाता है एक और मैकेनिज़्म जो है ये वाला। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है कि जी बीटा जो गैमा है ना, देखिए हमारे पास जी अल्फ़ा जीटीपी के साथ लगता है और ये सारे मैकेनिज्म करवा देते हैं। ये जो बीटा और गैमा रह जाते हैं ना, ये हमारे पास पोटाशियम चैनल को एक्टिवेट करवा देते हैं। कौन से चैनल को? पोटाशियम चैनल को। जैसे ही पोटाशियम चैनल एक्टिवेट होता है ना, तो भर भर के पोटाशियम जो है सेल के अंदर आ जाता है, यानी सेल जो है वो ऑलमोस्ट रीपोलराइजेशन स्टेट में चला जाता है। तो उसकी डीपोलराइजेशन अब मुश्किल हो जाएगी, यानी सेल को एक्टिवेट करना मुश्किल हो जाएगा। मोस्टली ये वाला मैकेनिज़्म हमारे पास किसके अंदर होता है? हार्ट के अंदर होता है। ठीक है, तो हार्ट के अंदर हमारे पास ये वाला मैकेनिज़्म होता है, जो है वो खुल जाता है और बहुत ज़्यादा पोटेशियम अंदर आने की वजह से सेल रीपोलराइजेशन स्टेट में चला जाता है। ठीक है, अब मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मैंने आपको सारा एक्सप्लेन कर दिया है। ये सारी बातें जो है एक्सप्लेन हो चुकी है। नेक्स्ट है निकोटीन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। नेक्स्ट हमारे पास है निकोटीनिक रिसेप्टर्स। निकोटीनिक रिसेप्टर्स ना हमारे पास इस तरह से होते हैं कि ये भी ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल होता है। ठीक है, ये देखिए, ये सारे का सारा क्या है? एक ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल है। ये देखिए मेम्ब्रेन के से पास कर रहे हैं ना, तो ये एक ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल है। और ये उसने कहा है कि 5 सब यूनिट से मिलकर बना होता है। ये पूरी डायग्राम बहुत ज़्यादा ओवर एक्सप्लेन डायग्राम है, आपने ये नहीं करनी। मकसद आपको सिर्फ और सिर्फ इसके सब यूनिट्स दिखाना है कि ये देखें, यहाँ पर देखें, एक ये सब यूनिट है, एक ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये। 5 सब यूनिट हो गए ना, 5। अब हमारे पास इन 5 सब यूनिट्स में ना हमारे पास कुछ अल्फ़ा होते हैं, कुछ बीटा, कुछ गैमा, इस तरह से होते हैं। अब वो कहते हैं कि हमारे पास ये जो निकोटीन एसिटाइलकोलिन बाइंडिंग साइट है वो अल्फ़ा सब यूनिट के किसी भी और सब यूनिट के दरमियान हो सकती है। सपोज ये एक अल्फ़ा सब यूनिट है, ठीक है, ये बाकी सारे सब यूनिट हैं। डिपेंड करता है निकोटीन के रिसेप्टर के ऊपर, किसी भी रिसेप्टर के ऊपर, चाहे वो अल्फ़ा के साथ और साथ, ठीक है, वो इनमें से किसी, इसमें से किसी के दरमियान भी हो सकते हैं। डिपेंड अपॉन द चैनल कि कौन सा चैनल है वो किस तरह से स्पेसिफिक है, लेकिन जो रिसेप्टर है ना वो होगा ही है। जैसे ही हमारे पास जो निकोटीन चैनल है वो एक्टिवेट होते हैं ना, तो हमारे पास जो है वो सोडियम पोटेशियम चैनल है ना ये, तो सोडियम जो है वो अंदर आ जाती है। इन्होंने वैसे कैल्शियम लिखा हुआ है, ये एक ओवर एक्सप्लेन डायग्राम है, टोल्ड यू अर्लियर, तो ये आप सिर्फ सोडियम कर लें कि सोडियम जो है वो अंदर आ जाती है। अब सोडियम के अंदर आने से ना हमारे पास यहाँ पर सोडियम जमा होना शुरू हो जाती है, तो पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज बढ़ना शुरू हो जाता है इनसाइड द सेल। इसको हम कहते हैं एक्साइटेटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल, यानी एक्चुअल में अभी हमारे पास एक्साइटेशन हुई नहीं है, लेकिन एक्साइटेटरी पोटेंशियल जमा होना शुरू हो गया। ठीक है, इसको हम ग्राफ से भी एक्सप्लेन करते होते थे कि आहिस्ता आहिस्ता जो है वो पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है। ठीक है, हम कहते थे ये पॉजिटिव चार्ज स्टार्ट हुआ है, स्टार्ट हुआ है, स्टार्ट हुआ है, ये बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, देन रीपोलराइजेशन को हम जो नीचे कर देते थे। एक्चुअल में ये जो स्टार्ट की पोटेंशियल थी, थ्रेश होल्ड तक जाना की पोटेंशियल जो था, सपोज यहाँ पर हमारा जो है वो थ्रेश होल्ड है, ठीक है, सपोज यहाँ ये हमारा थ्रेश होल्ड है। ठीक है, तो ये जो इसका बढ़ता हुआ पोटेंशियल है, इसको हम कहते हैं एक्साइटेटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल। जब ये थ्रेश होल्ड तक चला जाता है, तो उसके आगे हमारे पास जो है वो मेन मैकेनिज्म स्टार्ट होता है। तो सोडियम अभी जो जमा हो रही है, जमा हो रही है, जमा हो रही है, एक्चुअल में ये भी सोडियम की वजह से ही है, लेकिन अभी यहाँ पर ये थ्रेश होल्ड तक जा रहा है, तो हम इसको कहते हैं एक्साइटेटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल। यानी निकोटीन एक्टिवेट होता है, एक्साइटेटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल डेवलप होता है। उसके बाद अगर वो इतना स्ट्रॉन्ग होगा कि थ्रेश होल्ड को रीच कर गया, तो आगे जो है वो हमारे पास इम्पल्स ट्रांसफ़र हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास टिश्यू एंड ऑर्गन के इफ़ेक्ट्स। अब देखिए, यहाँ पर वो सबसे पहले बात करता है वेसोडाइलेशन की। नॉर्मली जो हमारे पास पैरासिम्पैथोमाइमेटिक्स होते हैं या पैरासिम्पैथेटिक होते हैं, वो कोई वेसोडाइलेशन नहीं कर पाते, क्योंकि एक्चुअल में ब्लड वेसल्स के ऊपर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम डोमिनेंट होता है। ठीक है, तो पैरासिम्पैथोमाइमेटिक्स का एज सच वेसल्स के ऊपर कोई इफेक्ट ही नहीं है। हमने जो है वो जो पिछले चैप्टर में, इंट्रोडक्टरी चैप्टर में हमने जो टेबल पढ़ा था, उसमें भी हमने देखा था ब्लड वेसल्स के ऊपर कोई रिसेप्टर ही नहीं है पैरासिम्पैथेटिक का। ठीक है, तो कोई इफेक्ट ही नहीं होता अगर हम ब्लड वेसल्स की बात करें इन जनरली इनसाइड द बॉडी। लेकिन अगर हमने कोई ड्रग दिया तो वो ड्रग अनइनर्वेटेड मस्करीनिक रिसेप्टर्स के ऊपर जाके लगेगा, यानी वो मस्करीनिक रिसेप्टर जिनको कोई नर्व्स नहीं जा रही। हमने जो है वो प्रीवियस चैप्टर में ये भी पढ़ा था कि कुछ जो है वो हमारे पास ऐसे ही रिसेप्टर्स भी होते हैं जो कि इनर्वेटेड नहीं होते। ठीक है, यहाँ पर हमने पढ़ा था कि कुछ रिसेप्टर्स ऐसे भी होते हैं जो इनर्वेटेड नहीं होते। दिस इंक्लूड मस्करीनिक रिसेप्टर ऑन द एंडोथेलियम ऑफ ब्लड वेसल। तो ड्रग तो इन रिसेप्टर्स के ऊपर आकर एक्ट करेगा ही। ठीक है,
चूँकि वो अनइनर्वेटेड होते हैं इसलिए नॉर्मल बॉडी में उनका रिस्पॉन्स नहीं आता, क्योंकि सीएनएस जब भी कमांड देता है तो अनइनर्वेटेड रिसेप्टर तक तो वो पहुँचती ही नहीं है। लेकिन ड्रग जब हम देते हैं वो अनइनर्वेटेड रिसेप्टर के ऊपर जाकर लगता है। ड्रग क्या करवाते हैं कि वो एंडोथेलियम से ना नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज करवा देते हैं, ठीक है, जिसको हम कहते हैं एंडोथेलियल ड्राइव्ड रिलैक्सिंग फैक्टर रिलीज करवाते हैं, ठीक है, जो कि होता है नाइट्रिक ऑक्साइड या अदर सब्सटेंसेस। अब ये जो एंडोथेलियल ड्राइव्ड रिलैक्सिंग फैक्टर्स होते हैं ना, ये असल में रिलैक्सेशन करवा देते हैं ब्लड वेसल्स की, जिसको हम कह देते हैं वेसो डायलेशन हो गई, ठीक है। यानी हमारे पास क्या होता है कि सबसे पहले एक रिसेप्टर है हमारे पास, वो ये हमारा एक रिसेप्टर है, ठीक है, इसके ऊपर कोई नर्व्स वगैरह नहीं जा रही, इसीलिए हमने इसको क्या कहा है कि ये अनइनर्वेटेड है। अगर इसके ऊपर हमारी कोई ड्रग आकर लगती है तो ये ड्रग क्या रिलीज करवाती है, एंडोथेलियल ड्राइव्ड रिलैक्सिंग फैक्टर, जो कि होते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड या कुछ और सब्सटेंसेस, मेनली होते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड करवाता है वेजो डायलेशन। तो इस तरह हमारे पास जो है वेसल की वेजो डायलेशन हो जाती है बाय पैरासिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग्स, ठीक है। तो पैरासिम्पैथोमाइमेटिक के ड्रग्स के थ्रू हमारे पास वेजो डायलेशन हो जाती है, बट एक्चुअल में पैरासिम्पैथेटिक की नर्व स्टिमुलेशन की वजह से वेजो डायलेशन नहीं होती, ठीक है। अब वो कहते हैं कि हमारे पास अगर वेजो डायलेशन हो जाएगी तो वह हमें ये भी पता है कि वेजो डायलेशन की वजह से एक रिफ्लेक्स रिस्पॉन्स जनरेट होता है, ठीक है। अब उस रिफ्लेक्स रिस्पॉन्स के जनरेट होने की वजह से हमारे पास जो है वो हार्ट टैकीकार्डिया में चला जाता है। हमें ये पता है कि जैसी बॉडी के अंदर वेजो डायलेशन होती है ना, तो बैरो रिसेप्टर रिफ्लेक्स मैकेनिज्म एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। ये एक्टिवेट होता है तो इसने देखा कि वेजो डायलेशन है कि हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा देगा, ठीक है, क्योंकि इसको तो ये लगेगा ना कि ब्लड फ्लो कम है, हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाकर ब्लड फ्लो को ज़्यादा करने की कोशिश करेगा, तो असल में क्या हो जाएगा, टैकीकार्डिया। लेकिन हमें ये भी पता है कि पैरासिम्पैथेटिक की वजह से ब्रेडीकार्डिया होता है, टैकी नहीं। तो फिर पैरासिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग देने से टैकीकार्डिया क्यों हो रहा है, ये तो एक डिफरेंट रिस्पॉन्स आ गया ना, ठीक है। तो ये बात हमेशा याद रखनी है कि पैरासिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग अगर वेजो डायलेशन करा रहा है तो उसके बदले में रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया होगा, जबकि नॉर्मली पैरासिम्पैथोमाइमेटिक का इफेक्ट ब्रेडीकार्डिक है, ठीक है। अब एक चार्ट है, फ्लो चार्ट जो इम्पोर्टेंट है। अब देखें, आईवी इंजेक्शन अगर हम देते हैं स्मॉल अमाउंट ऑफ कलिनोमाइमेटिक्स का, तो अनइनर्वेटेड मस्करीनिक रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाते हैं, ठीक है, जिससे वेजो डायलेशन हो जाती है और ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। अब वेजो डायलेशन की वजह से बैरो रिसेप्टर के मैकेनिज्म एक्टिवेट होते हैं और वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करके कंपनसेटरी रिस्पॉन्स पे रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया करा देते हैं। लेकिन अगर हम आईवी इंजेक्शन दें लार्ज डोज का, ठीक है, ये तो हमारे पास स्मॉल से मॉडरेट अमाउंट के लिए, ठीक है। अगर हम दें यहाँ पर लार्ज डोज का, तो लार्ज डोज के अंदर क्या होता है कि हम एक्टिवेशन करवाते हैं अनइनर्वेटेड रिसेप्टर की वेजो डायलेशन सेम रिस्पॉन्स, लेकिन लार्ज डोज अब हार्ट के ऊपर भी तो एक्ट करेगी ना, तो हार्ट के ऊपर ब्रेडीकार्डिया हो जाएगा। यानी लार्ज डोज की वजह से पहले दो रिस्पॉन्सेज में होगा वेजो डायलेशन एंड ब्रेडीकार्डिया, लेकिन इस वेजो डायलेशन की वजह से अगला रिस्पॉन्स होगा रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया। यानी पहले होगा वेजो डायलेशन, ट्रांसिएंट ब्रेडीकार्डिया, देन रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया, ठीक है। अब यहाँ पर भी यही सब लिखा हुआ है। एक तो हमारे पास वेजो डायलेशन ऐसा रिस्पॉन्स है जो कि पैरासिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग्स की वजह से होता है, नॉट बिकॉज ऑफ इनर्वेशन। सेकंड ऐसा रिस्पॉन्स होता है थर्मोरेगुलेटरी स्वेट ग्लैंड की एक्टिवेशन। पैरासिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग की वजह से भी स्वेटिंग होती है क्योंकि थर्मोरेगुलेटरी स्वेट ग्लैंड एक्टिवेट हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास निकोटिनिक स्टिमुलेशन। अब निकोटिनिक स्टिमुलेशन हमने जो प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था, उसमें देखा था कि निकोटिन स्टिमुलेशन हर जगह, ठीक है, इन्हें काफी सारी निकोटिन स्टिमुलेशन देगी। अब निकोटिन स्टिमुलेशन की कैसे एक्ट करेगी, ब्लड वेसल के ऊपर कौन सा रिस्पांस देगी, सिंपैथेटिक देगी, पैरासिम्पैथेटिक देगी, एक्टिवेशन दोनों की होगी, ये भी निकोटिन, ठीक है। ये टाइप, तो निकोटिनिक स्टिमुलेशन किसको एक्टिवेट करेगी, ये डिपेंड करेगा डोमिनेंसी पर, ठीक है। अब हमारे पास जो भी सिस्टम डोमिनेंट होगा ना जिस भी जगह पर, जैसे किसके ऊपर डिपेंड करता है, डोमिनेंस पर।
अब हमारे पास जो भी सिस्टम डोमिनेंट है, सपोज ब्लड वेसल है हमारे पास, अब ब्लड वेसल्स के ऊपर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम डोमिनेंट है, ठीक है। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का इफेक्ट ही ब्लड वेसल पर आएगा, यानी निकोटिनिक एक्टिवेशन हुई। अब पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक में से डोमिनेंट कौन सा है, सिंपैथेटिक। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की वजह से ब्लड वेसल पर कौन सा इफेक्ट आएगा, वेजो कंस्ट्रिक्शन। आगे जब हम निकोटिनिक ब्लॉकर्स पढ़ेंगे ना, तब भी हमारे पास एक पूरा टेबल बना हुआ है, विच इज़ अ वेरी गुड टेबल, जिसमें ये पूरी एक्सप्लेनेशन है कि कौन से जो सिस्टम है उनके ऊपर कौन सा सिस्टम एक्टिवेटेड है, यानी हार्ट के ऊपर मेनली कौन सा सिस्टम ज़्यादा बेटर काम करता है, ब्लड वेसल्स के ऊपर कौन सा, ठीक है, इरेक्शन के लिए कौन सा, इजैकुलेशन के लिए कौन सा, तो वो वाला टेबल आगे आ जाएगा। फिलहाल आप सिर्फ इतनी बात याद रख लें कि ब्लड वेसल के ऊपर कौन सा डोमिनेंट है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास स्केलेटल मसल। अब स्केलेटल मसल में तो हमारे पास रिसेप्टर ही निकोटिनिक के होते हैं, ठीक है। तो निकोटिनिक रिसेप्टर स्केलेटल मसल पर क्या इफेक्ट देते हैं, पहले तो हमें ये पता है कि वो हमारे पास जो है वो इसकी एक्टिवेशन करवा देते हैं न्यूरोमस्कुलर एंड प्लेट की, ठीक है, मसल की जो है मूवमेंट कॉन्ट्रैक्शन करवा देते हैं, लेकिन एक्सेसिव की वजह से हमारे पास वेसिकुलेशन हो जाती है और स्पैज्म हो जाता है, ठीक है। वेसिकुलेशंस क्या होती हैं, वेसिकुलेशंस होती हैं वो कॉन्ट्रैक्शन जो विजिबल हो, ठीक है, विजिबल कॉन्ट्रैक्शंस दिख रही होती है। एक होता है फिब्रिलेशन, फिब्रिलेशन होते हैं वो कॉन्ट्रैक्शन जो हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, जैसे कि हार्ट के अंदर वेंट्रिकुलर फेसिकुलेशंस नहीं होती, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशंस होती हैं। तो स्केलेटल मसल के ऊपर फेसिकुलेशंस होती हैं और एट द एंड स्पैज्म हो जाता है, ठीक है। अच्छा जी, वो कहते हैं प्रोलॉन्ग एक्टिवेशन रिजल्टिंग पैरालिसिस विच इज़ एन इंपॉर्टेंट हैजर्ड ऑफ एक्सपोजर टू निकोटीन कंटेनिंग एंड ऑर्गेनोफॉस्फेट इंसेक्टिसाइड, ठीक। ऑर्गेनोफॉस्फेट हमारे पास एक इनडायरेक्ट एक्टिंग ड्रग था जो कि एसिटाइलकोलिन की वैल्यू को बहुत ज़्यादा बढ़ा रहा था, ठीक है। बाकी निकोटिनिक स्टिमुलेशन और स्केलेटल मसल के ऊपर एक्ट करने वाले जो ड्रग्स हैं वो चैप्टर 27 सी है ना, इसके अंदर हम देखेंगे, उसके अंदर इनकी एक्सप्लेनेशन प्रॉपर है। नेक्स्ट है क्लिनिकल यूज़, ये हम करेंगे टेबल से जो कि एंड पर दिया हुआ है। उससे पहले हम एक टेबल करेंगे, टेबल 7.3, ये देखिए। वैसे इस टेबल की बहुत सारी चीज़ें हम पिछले इंट्रो के चैप्टर वाले टेबल में कवर कर चुके हैं, स्टिल अब हम देखते हैं कोलिनोमाइमेटिक ड्रग्स कैसे एक ऑर्गन सिस्टम के ऊपर एक्ट करते हैं, सीएनएस, आई, हार्ट, ब्लड वेसल, ब्रोंकाई, कैसे। तो देखिए सीएनएस के ऊपर जो इफेक्ट है ना वो कम्प्लेक्स है, सही है। निकोटीन कैसे इफेक्ट करता है, निकोटीन का तुम्हें पता है कि मूड एलिवेशन करता है और हमारे पास एडिक्शन करवाता है, नोजिया, वोमिटिंग होता है उन्हें इनिशियल एक्सपोजर। नेक्स्ट आता है फाइसोस्टिग्माइन। अब फाइसोस्टिग्माइन कन्वर्जन्स भी कराते हैं और एक्सेसिव की वजह से हमारे पास कोमा भी हो जाता है। अब देखिए निकोटीन की एक्सेसिवनेस की वजह से सीजर्स हो रहे हैं और फाइसोस्टिग्माइन की एक्सेसिवनेस की वजह से कन्वर्जन्स एंड कोमा हो रहे हैं। अब देखिए फाइसोस्टिग्माइन असल में क्या करवाता है कि एसिटाइलकोलिन को बढ़वा देता है, बहुत एक्सेसिव एसिटाइलकोलिन की वजह से कन्वर्जन्स तो समझ में आते हैं, लेकिन उसी वजह से हमारे पास कोमा भी हो जाता है, क्योंकि सीएनएस के इफेक्ट ज़रा कम्प्लेक्स हैं, उनकी इतनी डिटेल हमें पता नहीं है, तो इनको बस आपने याद कर लेना। नेक्स्ट है हमारे पास आई के ऊपर। अब आई के ऊपर इफेक्ट समझने के लिए हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हमारे पास एक्चुअल में आई के ऊपर किस तरह से ड्रग्स काम करते हैं, ठीक है। वैसे मैंने आपको इंट्रो की वाली वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया था, स्टिल हम इसको दोबारा देख लेते हैं कि हमारे पास आइरस होता है आई के अंदर, उसके ऊपर होते हैं रेडियल मसल्स और सर्कुलर मसल्स। जो रेडियल मसल है ना, इनके कॉन्ट्रैक्शन की वजह से प्यूपिल डायलेट करता है और प्यूपिल डायलेशन को हम मिड्रिएसिस कहते हैं, और रेडियल मसल के ऊपर होते हैं अल्फा 1, जबकि सर्कुलर मसल के ऊपर M3 होते हैं। यानी सर्कुलर मसल की कॉन्ट्रैक्शन से क्या होगा, प्यूपिल कंस्ट्रिक्ट होगा और मायोसिस होगा। यानी नॉर्मली मस्करीनिक रिसेप्टर का इफेक्ट क्या है, मस्करीनिक रिसेप्टर की एक्टिवेशन का इफेक्ट है मायोसिस, इसका मतलब पैरासिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग का भी क्या इफेक्ट होगा, मायोसिस। नेक्स्ट है सिलियरी मसल की कॉन्ट्रैक्शन से हमारे पास लिगामेंट रिलैक्स कर जाते हैं और थिक लेंस हो जाता है। थिक लेंस हमारे पास किसके लिए होता है, नियर विजन के लिए, ठीक है। सिलियरी मसल हमारे पास थिक, सिलियरी मसल की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से लेंस क्या हो जाता है, थिक, ये भी मस्करीनिक का इफेक्ट है। बाकी रिलैक्स वाला तो हमारे पास बीटा का इफेक्ट है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, सिलियरी मसल में स्फिंक्टर मसल ऑफ द आइरस, ठीक है, जिसको हम सर्कुलर मसल भी कह रहे हैं, उसकी क्या हो जाती है, कॉन्ट्रैक्शन,
जिसको हम कहते हैं मायोसिस। नेक्स्ट आ जाते हैं सीलियरी मसल। अब सीलियरी मसल की भी क्या होती है, कॉन्ट्रैक्शन। उस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से लिगामेंट क्या कर जाते हैं, रिलैक्सेशन ऑफ लिगामेंट की वजह से लेंस क्या कर जाता है, थिक हो जाता है, जिसको हम कहते हैं अकोमोडेशन फॉर नियर विजन। अब यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है साइक्लोस्पैस्म। साइक्लोस्पैस्म हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सीलियरी मसल्स, ठीक है, यानी मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में ही रहेंगे, अब रिलैक्स नहीं हो सकते, यानी जो लेंस की अकोमोडेशन है वो नियर विजन के लिए फिक्स हो चुकी है, इसको हम कहते हैं साइक्लोस्पैस्म। एक और वर्ड होता है साइक्लोप्लीजिया। वो होता है कि हमारे पास पैरालिसिस हो गई है मसल्स की, मसल किसी भी विजन के लिए अकोमोडेट नहीं कर पा रहे, ना नियर विजन के लिए ना फार विजन के लिए, वो एक जगह फिक्स हो गए, उसको हम कहते हैं साइक्लोप्लेजिया। ये हमारे पास साइक्लोस्पैस्म, यानी मसल जो है नियर विजन के लिए फिक्स हो चुके हैं। नेक्स्ट है हार्ट। हार्ट के ऊपर इफेक्ट आता है ऐसे नोट का। ऐसे नोट के अंदर क्या होता है कि डिक्रीज इन रेट, जिसको हम कहते हैं नेगेटिव कोरोनोट्रोपी। ये रिफ्लेक्स मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। नेक्स्ट है हमारे पास एट्रिया। एट्रिया के अंदर होता है डिक्रीज इन कॉन्ट्रैक्टाइल फोर्स, जिसको हम कहते हैं आइनोट्रोपी। लेकिन रिफ्रैक्टरी पीरियड भी कम हो जाता है, मेन बात। अब रिफ्रैक्टरी पीरियड तो हमने तो पढ़ा था कि M2G इनहिबिटरी है, साइक्लिक EMP को कम कर देता है, साइक्लिक EMP कम हो जाता है तो कैल्शियम कम, और उसके अलावा हमने इसका रिस्पॉन्स पढ़ा था कि अल्फा बीटा के साथ मिलकर पोटेशियम चैनल को एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से हाइपर पोलराइजेशन हो जाती है। उससे तो रिफ्रैक्टरी पीरियड बढ़ना चाहिए, पर यहाँ रिफ्रैक्टरी पीरियड कम क्यों लिखा हुआ है, उसके रीज़न ये है कि हमारे पास वेंट्रिकल्स एट्रिया के रिफ्रैक्टरी पीरियड को ऑफसेट कर जाते हैं। वेंट्रिकल्स जब हम वो देखते हैं ना कि एट्रिया बहुत कम ब्लड भेज रहा है, तो वेंट्रिकल्स एक्सेसिव कॉन्ट्रैक्शन से एट्रिया के कॉन्ट्रैक्शन को भी बढ़वा देते हैं, जिससे हम कहते हैं कि भाई रिफ्रैक्टरी पीरियड कम हो गया। असल में रिफ्रैक्टरी पीरियड कम नहीं हुआ होता, पैरासिम्पैथेटिक अपना इफेक्ट देती है, लेकिन उस ऑफसेट की वजह से, वेंट्रिकल के ऑफसेट की वजह से हम कहते हैं कि डिक्रीज इन रिफ्रैक्टरी पीरियड, ठीक है। नेक्स्ट है एट्रियोवेंट्रिकुलर नोट। क्या करता है, डिक्रीज इन कंडक्शन, क्योंकि कंडक्शन में इन्वॉल्व होता है तो कंडक्शन कम, जिसको हम कहते हैं नेगेटिव ड्रोमोट्रोपी, एंड इंक्रीज इन रिफ्रैक्ट, इसका तो रिफ्रैक्टिव पीरियड बढ़ता है, ये एक नॉर्मल रिस्पॉन्स है, ठीक है। देखिए ब्लड वेसल का मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। नॉर्मली पैरासिम्पैथोमिमेटिक का ब्लड वेसल के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता, लेकिन अगर हम एज अ ड्रग देंगे तो वो हमारे पास वेजो डायलेशन करवा देंगे। नेक्स्ट है हमारे पास ब्रोंकाई। ब्रोंकाई की कॉन्ट्रैक्शन होती है, ये हम देख चुके हैं पहले प्रीवियस चैप्टर में जब हमने जो टेबल किया था। जीआई के अंदर मोटिलिटी और स्फिंक्टर मोटिलिटी जो है वो हमारे पास बढ़ जाती है, पेरिस्टोलिसिस बढ़ती है और स्फिंक्टर्स रिलैक्स कर जाते हैं, एक्सेप्ट गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये बात आपने याद रखनी है, ये एक्सेप्शन है। नेक्स्ट है यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर के अंदर ट्राउजर मसल की कॉन्ट्रैक्शन होती है, जबकि ट्राइगोन और स्फिंक्टर की रिलैक्सेशन हो जाती है ताकि यूरिन जो है वो बाहर निकल जाए। देन है स्केलेटन मसल की एक्टिवेशन हो जाती है और ग्लैंड्स की भी एक्टिवेशन हो जाती है, उनकी सिक्रीशन बढ़ जाती है। थर्मोरेगुलेटरी स्वेट ग्लैंड की एक्राइन स्वेट ग्लैंड जिसको हम कहते हैं, एपोक्राइनी एक्राइन, लैक्रिमेशन बढ़ जाती है, सेलिवेशन बढ़ जाती है, ब्रोंकियल सिक्रीशंस भी बढ़ जाती हैं और जीआईटी ग्लैंड की सिक्रीशंस भी बढ़ जाती हैं, ठीक है। यानी ऐसा सिंड्रोम जैसे जीरोस्टोमिया होता है कि उसके अंदर जो मुंह के ग्लैंड्स की सिक्रीशन नहीं हो रही होती, तो आप पैरासिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग्स देंगे तो उनकी सिक्रीशंस बढ़ जाएंगे, यानी ये जीरोस्टोमिया के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। बाकी इनके यूजेस सब कुछ हम लास्ट टेबल जो दिया हुआ है बुक के अंदर उससे करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं टॉक्सिसिटी। अब टॉक्सिसिटी में यही सारे इफेक्ट, इन्हीं की एग्जैजरेशन को हम कहते हैं टॉक्सिसिटी, यानी सीएनएस के इफेक्ट है, सीएनएस की एक्सेसिव स्टिमुलेशन हो जाए, ठीक है। अब सीएनएस की एक्सेसिव स्टिमुलेशन वो ड्रग्स नहीं करवाएंगे जो सीएनएस को क्रॉस नहीं कर सकते, यानी जो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकते, जैसे कोलिनेस्टर्स और पाइलोकार्पिन, ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस ही नहीं कर सकते, तो इनके सीएनएस के इफेक्ट भी बहुत मिनिमम होंगे। तो ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी ड्रग होनी चाहिए, वो ड्रग जो सीएनएस को क्रॉस करके सीएनएस के इफेक्ट देना शुरू कर दे, या वो ड्रग जो सिर्फ बॉडी को इफेक्ट करे। मोस्ट प्रोबेबली हमें वही ड्रग चाहिए होती है जो बॉडी को इफेक्ट करे, हमारे ब्रेन के साथ छेड़छाड़ ना करे, ठीक है। इसलिए बेटर ड्रग्स वही होती हैं जो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस ना करें, एक्सेप्ट कि हमें वो ड्रग चाहिए ही ब्रेन के अंदर हो, ठीक है। अगर वो ब्रेन के अंदर ही चाहिए फिर तो हमें चाहिए कि वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जाए। नेक्स्ट है मायोसिस। मायोसिस भी हमने देख लिया, ठीक है। मायोसिस एक्सेसिवनेस को क्या कहते हैं, साइक्लोस्पैस्म, सॉरी मायोसिस, एंड देन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ अकोमोडेशन, कॉन्ट्रैक्शन फॉर अकोमोडेशन, इसको हम कहते हैं साइक्लोस्पैस्म। देन हमारे पास आ जाता है जेनिटो यूरिनरी स्मूथ मसल की एक्टिविटी, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन, ये सब कुछ वही है, इन्हीं की एक्सेसिवनेस इसकी टॉक्सिसिटी है, ठीक है। देखिए यहाँ पे देखेंगे ट्रांजिएंट ब्रैडीकार्डिया अकर्स इफ द ड्रग इज एडमिनिस्ट्रेड एज एन आईवी बोलस, रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया अदरवाइज अकर्स, ठीक है। ये बात भी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ट्रांजिएंट ब्रैडीकार्डिया होता है अगर हम बहुत लार्ज अमाउंट में ड्रग लेते हैं, अदरवाइज रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया होता है अगर स्मॉल से मॉडरेट अमाउंट में ड्रग ली जाए। हम जो हमारे पास मशरूम पॉइजनिंग होती है ना, उसके अंदर भी यही होता है कि मशरूम्स जो है ना उसके अंदर मस्कराइन टॉक्सिन होता है, जो कि मस्करीनिक रिसेप्टर के ऊपर एक्ट करता है, बिल्कुल कोलिनोमाइमेटिक इफेक्ट देता है,
इसीलिए मशरूम टॉक्सिसिटी को हम कोलिनोमाइमेटिक टॉक्सिसिटी से कंपेयर करते हैं। ठीक है, बट एक हमारे पास मशरूम है अमानिटा फेलॉइड्स। अमानिटा फेलॉइड्स हमारे पास बहुत डेंजरस मशरूम है। क्यों? क्योंकि ये हेपेटिक और रीनल नेक्रोसिस भी कराते हैं और इसका मस्करेनिक रिसेप्टर से कोई ताल्लुक नहीं है, ये इसका अपना इफेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास निकोटीन टॉक्सिसिटी। निकोटीनिक टॉक्सिसिटी हमने देख चुका है कि गैंग्लियोनिक स्टिमुलेशन होती है, न्यूरोमस्कुलर एंड प्लेट की वजह से हमारे पास वेसिकुलेशन और पैरालिसिस हो सकते हैं। ठीक है, सीएनएस टॉक्सिसिटी की वजह से हमारे पास जो है कन्वर्जन, डिप्रेशन हो, पहले जब हमारे पास कन्वर्जन होता है यानी एक्सेसिव स्टिमुलेशन, देन हमारे पास डिप्रेशन हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा निकोटीन जो है वो वेपिंग के अंदर भी इस्तेमाल की जाती है। आगे वेपिंग का मैकेनिज्म लिखा हुआ है जो कि अनइम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम करेंगे डायरेक्ट एक्टिंग एगोनिस्ट ड्रग्स को।